रितेश राज श्री राजनाथ जी को मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। रितेश राज जी। राम कुमार वर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं माननीय को सम्मानित करेंगे। मैं आप सबसे, विजय जी रुकिए, अभी विजय जी रुकिए ना। अब जो भी सम्मानित माननीय करना चाहते हैं आकर बारी बारी से करने का कृपया करें। अनंत गुप्ता जी, अरुणा सिंह जी सम्मानित कर रही हैं माननीय रक्षा मंत्री जी को। रेशमा पटेल जी सम्मानित करेंगी माननीय मंत्री जी को। ओम प्रकाश सेतु जी, श्री रामेश्वर चौरसिया जी पूर्व विधायक सम्मानित करेंगे माननीय रक्षा मंत्री जी को। माननीय सांसद वीणा सिंह जी सम्मानित कर रही हैं। अब मैं बड़ा माला से सम्मानित करने के लिए महामंत्री विजय जी के टीम के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हरेंद्र जी सम्मानित करेंगे माननीय मंत्री जी को। श्री मदन प्रसाद बैस जी, श्री पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी माननीय मंत्री को मोमेंटो से भेंट कर सम्मानित करेंगे। मैं बहुत से नेताओं को सुनना चाह रहा था लेकिन समय अभाव है और माननीय को आगे के सभा में जाना है, इसलिए मैं अब अपने लोकप्रिय उम्मीदवार आन बान शान हम लोग के गार्जियन श्री पूर्व मंत्री भारत सरकार श्री राधा मोहन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस सभा को संबोधित करें। आज के इस चिलचिलाती हुई धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आज अपने बीच एक ऐसा शख्सियत मौजूद है जिसने रक्षा मंत्री के रूप में देश के अंदर रिकॉर्ड रक्षा निर्यात, अब तक का सर्वाधिक उत्पादन और सकारात्मक स्वदेशीकरण में वस्तुओं की संख्या में वृद्धि, भारत को वैश्विक विविधता केंद्र बनाने का अपना उत्कृष्ट प्रतिबद्धता से काम किया है। ऐसे देश के रक्षा मंत्री आज हमारे बीच मौजूद हैं। मित्रों, आपके क्षेत्र के पूर्व के सांसद और मंत्री मौजूद हैं जो आपके भविष्य के भी सांसद और मंत्री हैं। ऐसे उपेंद्र जी भी मंच पर मौजूद हैं। मैं एक ही विनती करना चाहता हूं काराकाट के भाइयों और बहनों से कि आप खास करके जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आज राष्ट्र रक्षा का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह कर रहा है या राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव कर रहा है? ये आप तय करिए। हमने राष्ट्र के साथ कभी धोखाबाजी नहीं की। हमारा इतिहास है कि हम राष्ट्र रक्षा के लिए अपने जान तक की बाजी लगाते रहे, घास की रोटी भी खाते रहे। आज सवाल राष्ट्र की रक्षा का है और राष्ट्र की रक्षा मोदी और राजनाथ सिंह को मजबूत बनाने से होगा या तेजस्वी और राहुल गांधी को मजबूत बनाने से होगा, ये आपको तय करना है। मित्रों, आपको ध्यान में होगा कि इस देश के अंदर और आपके राज्य के अंदर भी क्या हालत थी। जो हमारे नौजवान मित्र हैं, जरा बिहार की क्या दुर्दशा थी अपने गार्जियन से पूछे। गार्जियन से पूछे, ये जो 6 इंच छोटा किया जाता था बिहार में, यही मोदी नीतीश की सरकार के बाद ये सब बंद हुआ है। आप क्या फिर वापस लाना चाहते हैं? नौजवान मित्रों को वो इतिहास की घटना याद नहीं हुई है, उन पन्ने को उलटिए, पढ़िए और देश के साथ खड़ा हुई, राष्ट्र के निर्माण में खड़ा हुई। इसी विनती के लिए मैं आप आज काराकाट में आया हूं।
और अंतिम निवेदन यह है कि हम सब जितने लोग बैठे हैं बचपन में माँ की गोद में रहते थे और माँ जब खाना बनाती थी तो लकड़ी के धुआं से माँ के आंख में आंसू आता था। माँ अपने आंसू को अपने आंचल से भी पोंछती थी और हम लोगों के आंसू को भी पोंछती थी। अब ये जो लकड़ी का धुआं था जिसके कारण माँ के आंसू में और आंखों में और आपके आंखों में आंसू आ जाता था, ये कैसे दूर हुआ? ये जब घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा तो देश के करोड़ों माताओं और बहनों के आंख के आंसू दूर हुए थे। वही गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है। तो आइए हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर जाति बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर देश को मजबूत बनाने के लिए, मोदी को मजबूत बनाने के लिए, राजनाथ सिंह को मजबूत बनाने के लिए, नीतीश जी को, सम्राट चौधरी को, उपेंद्र जी को मजबूत बनाने के लिए गैस सिलेंडर के सामने बटन दबाकर उपेंद्र जी को विजयी बनाएं। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी के स्वागत में 2 शब्द कहने के लिए राजेश्वर राज विधायक जी को आमंत्रित करता हूं। आज हम सभी जय घोष करेंगे, जय घोष से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज विक्रमगंज की महती जनसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी रात में जो तय हुआ आप सभी चिलचिलाती धूप में विभिन्न गांवों से आए हमारे आदरणीय अभिभावकगण, नौजवान साथियों, आप सभी को जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से भी जय श्री राम। मैं सिर्फ इस निवेदन के साथ कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी आपका इस धरती पर क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप धरती पर आए हैं जहां हमारे भारत के जवान ढेलाबाजों से चोटिल होते थे। आपने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि आज भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आपके रक्षा मंत्री के नेतृत्व में आज भारत दुनिया से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। और आपने सेना को खुली छूट दी कि अगर दुश्मनों की तरफ से एक गोली चलती है, इतनी गोली चलाओ जितनी गोली गिनती नहीं हो सके। इसी स्वागत के साथ, इस निवेदन के साथ 1 तारीख को ईवीएम के 5 नंबर पर बटन दबाकर हम सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस काराकाट लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। इस कार्यक्रम में की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती अरुणा जी, मंच पर विराजमान भारत के प्रतिरक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, श्री राधा मोहन सिंह जी जो पूर्वी चंपारण से चलकर हम लोगों के बीच यहाँ पहुँचे हैं, माननीय विधान पार्षद श्रीमती निवेदिता सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस चिलचिलाती धूप में श्री राजनाथ सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और नौजवान मित्रों, सबसे पहले मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, कल 47 डिग्री टेम्परेचर था, आज भी लगभग उसी के आसपास होगा। इतनी गर्मी में भी हम लोगों के बीच आदरणीय नेता श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। इस बात के लिए मैं अपनी ओर से, एनडीए के समस्त उपस्थित नेताओं की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से
और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनको कई जगह अभी सभाओं में जाना है, भाषण उन्हीं का होना है। मैं आपके बीच भाषण लंबा नहीं दूंगा, समय की कमी है और उसकी आवश्यकता भी बहुत नहीं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने 2014 में एक बार मुझको आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोगों से यही निवेदन और आग्रह करने के लिए हम आए। उस वक्त आपने आशीर्वाद दिया, हमने ईमानदारी से आपकी सेवा की और उस सेवा का परिणाम भी है पूरे देश के अलग अलग शहरों में केंद्रीय विद्यालयों में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विभाग का मंत्री बनने का मुझको अवसर मिला। अपेक्षा लोगों की थी कि उनके बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालयों में हम कराएं। भाइयों और मित्रों, उस वक्त 3-4 साल में कोई 25-50 नहीं बल्कि अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 7-8 हजार बच्चों का देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में हमने नामांकन कराने का काम किया। हमने ड्यूटी की उस समय। अपने लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोला भी, उसके अतिरिक्त और भी डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का पुराना प्रस्ताव था। हमने उस प्रस्ताव के अनुकूल रेल का कारखाना लगे, इस बात के लिए कोशिश शुरू की। पता चला कि कारखाना का निर्माण काम हो, इसके पहले कई तरह की बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश हमने की। धीरे धीरे तमाम बाधाओं को हमने दूर कर दिया उस समय, लेकिन तब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद अब हमने जानकारी ली है तो जहां हम उस मामले को छोड़ कर आए थे वही का वही मामला पड़ा हुआ है। इन 5 वर्षों में उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इसका अर्थ जहां तक हम समझ पा रहे हैं भाइयों और मित्रों, वहां रेल का कारखाना लगे, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वहां की जगह 5 साल में कुछ नहीं हुआ। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा का ही वह जगह इंतजार कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा आएगा तो वहां काम आगे बढ़ेगा। हम आपसे कहना चाहते, हमने भी प्रण किया है, जितना काम उस समय हमसे बना हमने किया। उसी में यह रेल का कारखाना भी है जिसकी प्रगति उस समय एक सीमा तक हुई। इस बार आपका आशीर्वाद मिला तो न सिर्फ रेल का कारखाना बनना शुरू होगा बल्कि पूरा भी होगा। और हमने कई बार कहा है, हम यहाँ भी आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को हम कहना चाहते हैं, रेल का कारखाना डालमिया नगर में अगर नहीं बना तो 2029 में उपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने नहीं आए। हमने ठाना है, प्रण किया है और हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्या क्या उसमें हो सकता है, क्या क्या करना है, मुझको सब मालूम है। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से वह काम होगा। हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं। इस बार मौका इतना अनुकूल है। दिल्ली में जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना निश्चित है। तो दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार है और रहेगी। एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दिया, तब देखिएगा कि विकास का कितना काम अपने लोकसभा क्षेत्र में होता है। हम आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं, इस मौका का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा मौका पता नहीं भविष्य में कब काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सामने आएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि यदि चाहते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास तेज गति से आगे बढ़े तो सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइए और उपेंद्र कुशवाहा को एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देने का, गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाने का मतलब आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाना भी है। जैसे जैसे 1 जून को गैस सिलेंडर छाप पर आप सब लोग बटन दबाएंगे, वैसे वैसे दिल्ली में
श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ते जाएगी। लेकिन सिर्फ उन्हीं की ताकत नहीं बढ़ेगी, उनकी ताकत के साथ साथ श्री नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी, श्री चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, जीतन राम मांझी जी की ताकत भी बढ़ेगी और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। और इसी ताकत का इस्तेमाल करके हम आपकी भरपूर सेवा करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से बार बार आग्रह है कि एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप सब लोगों ने यहाँ उपस्थिति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हम सबों के अमन चैन के साथ जिंदगी देने वाले, भारत के सुरक्षा प्रहरी और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। हेलो, बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई लेते आओ, उसको ले आओ। वो ज्यादा दुरुस्त है। अब इसमें भी आ गई आवाज। देखिए, आवाज वाले को देखते ही आवाज आ गई। बस ठीक है, रहने जो हम कर लेंगे। क्या हाल है? आप लोग मजे में ठीक ठाक हुआ कि नहीं? सब लोग मजे में? चकाचक बाय ना? अरे अमन दिल्ली में चाहे जितना रहल जा, लेकिन अपन भोजपुरी भाषा कबो भुला नहीं सकी तमान। हमारे यहाँ के प्रत्याशी और राज्य और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री राजेश्वर राज जी पूर्व विधायक, श्री राजेश्वर चौरसिया जी पूर्व विधायक, श्रीमती निवेदिता सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री आलोक कुमार सिंह, श्री कपिल कुमार जिलाध्यक्ष रालमो रोहतास, अजय कुशवाहा जिलाध्यक्ष जदयू, श्री अखिलेश सिंह राष्ट्रीय सचिव रालोमो, श्री चितरंजन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष रालोमो, श्रीमती अरुणा देवी नेत्री जनता दल यू, मनीष सिंह भाजपा नेता, रेशमा पटेल जिला पार्षद, सुनील सिंह, श्री गया सिंह, श्री मदन प्रसाद वैश्य, श्री विजय सिंह, श्री रिंकू सिंह जनता दल यू नेता, ओम प्रकाश सेतु प्रवक्ता जदयू, सत्येंद्र सिंह जनता दल यू, राम कुमार शर्मा, आनंद गुप्ता और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूं। इसके पहले तो कभी नहीं आया हूं ना? आए हैं इसी मैदान में? नहीं, दूसरे मैदान में आए होंगे। हाँ, मैं जल्दी भूलता नहीं हूं। मैंने लंबे समय के बाद आए हैं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए आया। आप यह पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे यह एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के नेता हैं, और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा। तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन देंगे। इसलिए मैं यहां पर आया हूं। और हमें बात की अच्छी तरह जानीला, चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने लोग। गांव में चौपाल पर कौड़ा पर जब बैठ जाई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी हैं,
देश विदेश तक का राजनीति का बात करी है लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में एक आरजेडी पार्टी है, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी देगा? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। और आई घरे में देखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगला तो बत्तियां भभकैले नहीं लगे। पुरान लोग जब बैठे हुए मालूम हो लालटेन नया लड़का न जानत हुई है, जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत यह तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? बहनों भाइयों, हालात बदल गए हैं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यहां तक भी महंगाई का प्रश्न है, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है तो भारत में। कोई हमसे प्रमाण मांगेगा तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। मैंने तैयार कराया है और इसको लेकर मैं चल रहा हूं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा कि आप इसे जरूर नोट कर लें। महंगाई का जहां तक सवाल है, भारत की खाद्य महंगाई सबसे कम है, 2.91%। अमेरिका में 7.7% है, फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5% है, पाकिस्तान में 48% महंगाई है, ब्रिटेन 19%, जर्मनी 8% और जापान 8.5% और श्रीलंका में 21%। बतलावा, सबसे कम 2.91 माने 3% से भी नीचे महंगाई दुनिया में कौनो देश में हो तो हमारे और आपके देश इस भारत में है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से कि यदि आप हमारी बात को काट सकते हो तो काट दीजिएगा। हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है।
हमारी पार्टी भी, हमारा एनडीए भी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हम लोगों ने कहा था वो करके दिखाया। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे, जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और आपने देखा हमारे एनडीए ने, सबने समर्थन करके बहनों भाइयों धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग बराबर अपने घोषणा पत्र में कहते आ रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो लोग ये कहते थे, हां रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा कि 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और मेरी बात आप सुन लीजिए, रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य किसे कहते हैं। मैं कहता हूं जिस दिन लोगों को अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति क्या बनती है, जिस दिन इसका बोध, जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था, कैकेयी के अंदर अधिकार बोध था, हमारा पुत्र ही गद्दी पर बैठना चाहिए। इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास लेना को सहना पड़ा था। यह काम कहा था, हम लोगों ने करके दिखा दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब 3 तलाक को हमने समाप्त कर दिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करती है। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत पैदा करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। जो भी भारत का नागरिक है, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, जो भी भारत का नागरिक है, हम सब एक परिवार के सदस्य, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हम राजनीति धर्म की नहीं करते, तुष्टीकरण की नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते। मां, बहन, बेटी किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू, बहनों भाइयों, हम एनडीए के लोगों के लिए वो मां, बहन, बेटी हमारी भी मां, बहन, बेटी है। हम लोग ये मानकर चलते हैं। कोई ये कहे कि साहब 3 तलाक आपने समाप्त कर दिया, दूसरे धर्म का मामला है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने इसकी चिंता नहीं की। क्या आरोप लगेगा? कैसे हम किसी को इजाजत दे सकते हैं कि आप किसी महिला से शादी करें और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर उसको छुट्टी कर दें, उससे रिश्ता तोड़ दें? कैसे कोई इंसान इसे बर्दाश्त कर सकता है? और बहनों भाइयों, लोगों ने कहा था वोट बैंक प्रभावित होगा। मैंने कहा कि हम लोग केवल वोट की राजनीति नहीं करते, हम केवल सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते, हम देश बनाने की राजनीति करते हैं, समाज बनाने की राजनीति करते हैं। इसलिए हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो कहा सो किया। गरीबी का जहां तक सवाल है, सब बात छोड़िए, ईमानदारी से आप बतलाइए। आज यदि 5 किलो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए, हमसे छिपाइए मत, हम गांव का रहे वाला ही कुल जानिए। एक घर में यदि 4 लोग हुआ तो चारों लोग 5-5 किलो लेना है। सही बात हो कि नहीं हो? सही बात है ना? जब पूरा खाए नहीं पहुंचता तो ले जाके कुछ बेच भी देना कुछ महीना के बाद।
बहनों भाइयों, कभी भी नहीं हो सकता, न कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा। यह काम 56 इंच चौड़े के सीने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकता है बहनों भाइयों, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए क्या ताकत है आज भारत की। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, आप लोगों को जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है? रूस और यूक्रेन के बीच में वर्षों से लड़ाई चल रही है। बराबर रूस की तरफ से बम, गोले, तोप, मिसाइलें चल रही, यूक्रेन की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही। यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, वहां पर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, ये बराबर मिसाइल, बम, तोप और गोले चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का? यदि एक भी मिसाइल जहां हमारे बच्चे रहते हैं वहां गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी नहीं बचेगी। आंखों में आंसू लेकर उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, हमारे प्रधानमंत्री से मिले और कहा कि मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, जो करना पड़े, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, मैं साक्षी हूं, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। क्या कभी आपने कल्पना की थी कि यह दिन भी हमको देखने को मिलेगा? एक से एक काम। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी, राधा मोहन सिंह जी बतला रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है आप लोगों के लिए। बहनों भाइयों, हम ऐसा नहीं मानते कि आपके ऊपर कोई एहसान किया। आपको यदि पक्का घर दिया है तो एहसान नहीं किया, शौचालय बनवाया है तो एहसान नहीं किया। हम भले ही सत्ता में हो, हम शासक के रूप में काम नहीं करते हैं, बल्कि हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारा फर्ज था, हमारी जिम्मेदारी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो बराबर शासक के रूप में जब सत्ता सिंहासन पर बैठ जाती हैं तो ताकत का, सत्ता में बैठने का एक अहंकार उनके मन के अंदर पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे काम। अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। अच्छा किया उपेंद्र जी ने गैस सिलेंडर पहले से ही अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। गैस सिलेंडर तो बाद में बनना शुरू हुआ, आपका चुनाव चिन्ह पहले का है। बताइए, ये जानते थे कि मोदी जी आएंगे, गैस सिलेंडर बांटेंगे, इसलिए पहले से गैस सिलेंडर अपना बना लिया। अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और देखिए, पहले तो गरीब लोगों की बात थी, लेकिन आज मैं यहां कहने के लिए आया हूं, चाहे किसी जाति का कोई हो, किसी धर्म का हो, यदि 70 साल से ऊपर की उसकी उम्र हो गई है तो उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। चाहे आपके घर में दादा, दादी, पिता, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो 70 साल के उम्र के होंगे, किसी जाति के होंगे, चाहे उनकी आमदनी जो भी होगी, उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और जून के अंतिम सप्ताह में ही यह आदेश जारी कर दिया। हम लोग लंबा समय नहीं लेते। अब मैं नहीं जानता, हो सकता है कि हमारी पहली कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री जी फैसला ले रहे, लेकिन यह होकर रहेगा। छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिया। अब जब कोरोना की बात मैं करूं, यह बतलाइए ईमानदारी से, कोरोना का टीका जितने लोग आप बैठे हैं, सबको कम से कम 2-2 डोज तो जरूर लगा होगा, पक्का। किसी को 3 डोज भी लगा है। यदि लगा हो तब तो ताली बजाइए, न लगा हो तो मत बजाइए। पिछवा बैठल हुआ कुछ लोग हो का तो है नहीं लगा लगा एकदम किनारे, तो तोह लोन का चुप्पी साथ गर्मी लगा थे का। और बहनों भाइयों,
जिस समय कोरोना का संकट आया था उसमें हमारे यहाँ टीका बनता नहीं था, वैक्सीन बनती नहीं थी। प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और कहा कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आप आगे बढ़ो, कोरोना का टीका बनाओ। और वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया बहनों भाइयों, कोरोना का टीका बनाया। भारत में 140 करोड़ लोगों को कम से कम 2 डोज का टीका लगा है और दुनिया के 110 देशों में हम लोगों ने कोरोना के वैक्सीन, कोरोना के टीका को मुहैया कराया है। यह है आपका भारत, यह है आपका भारत। मैं ही नहीं, एक पाकिस्तान के हैं सांसद फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए उन्होंने यह कहा, क्या है पाकिस्तानियों सुनो, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। और पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो पाकिस्तान बराबर हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर लोगों की हत्या करा रहा है, लेकिन अब उन्हें इतनी हिम्मत नहीं रह गई, कलेजा नहीं रह गया बहनों भाइयों, कि अब कोई पाकिस्तान आतंकवादी भेज दे और यहां से मार के चला जाए। आज भारत की ताकत यह है बहनों भाइयों, हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं भारत के अंदर बताकर। तमाशा बना दिया इन लोगों। इसलिए मैं कहने आया हूं कि आप सबका समर्थन मिलना चाहिए बहनों भाई। जाति पात पंथ धर्म इस सब मत जाइए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होती है, राजनीति देश बनाने के लिए होती है। ब्याह शादी रिश्ते यह तो जात के आधार पर होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, यदि होती है। कहीं कोई दूसरी जगह भी कर ले तो अलग की बात है, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए राजनीति में देश का सवाल है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है, और स्वाभिमान किसी भी मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। सबसे स्ट्रांग फीलिंग, सबसे बलवती भावना यदि कोई इंसान की होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई आपको गाली दे दे, आप भले ही उससे लड़ने लायक ना हो, लेकिन पत्थर उठा के एक बार उसको मार ही देंगे। यह होती है स्वाभिमान की भावना। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां की 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा अशफाक उल्लाह शादी कर लो। बराबर मां की बात को अशफाक उल्लाह टाल देता था। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई और अशफाक उल्लाह को जब फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, कहे मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कहां है वह लड़की जिसे तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो? जानते हैं स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह खान ने क्या कहा था? ऐ मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुझे दिखाई नहीं देता है? देखो मेरे आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। तब यह भारत आजाद हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सब, खुदीराम बोस। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना बड़ी प्रबल होती है मेरे बहनों भाई।
सीमा पे जाइए, आपके घर के बच्चे होंगे। जब दुश्मन गोली चलाता है तो वो नहीं देखते हैं कि हमारी जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, सीने का बटन खोलकर मुकाबला करते हैं। अब आपने देखा होगा पहले कांग्रेस के शासनकाल में बराबर आतंकवादी वारदातें होती थी, अब वो समाप्त होती जा रही है। अब शायद एकाक कोई आतंकवादी वारदात हो या हो सकता है हो जाए कभी महीने डेढ़ महीने में, तब सब बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहरे भाइयों, इधर उधर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को उनके चुनाव चिन्ह गैस के सिलेंडर का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाकर उनको भेजिए। तो हम जाएं चलिए, ठीक ठाक रही ना सब। तो जब ठीक ठाक रही, मैंने अब कितना बोला भाई, वे कई जगह बोले क्या ना कि अरे नहीं ऐसन बा उपेंद्र कुशवाहा जी के कहब कि मान ला कि जीत आप लोग जिता दे बा यहाँ से, तो उनके कहब कि एक बार फिर से मीटिंग बुला लिया, काराकाट कर बुला लिया। वह मीटिंग में जब हम आई, वो मीटिंग में जब आई तो हम माला लेवे नहीं आई, बुके लेवे नहीं आई, चदरा पहने नहीं आई। वो मीटिंग में हम आई तो शीश झुका के आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आई। ऐसे अब आप लोग जितले के बाद उपेंद्र जी कब बुलाई हैं तो आ जाए, ठीक है। चलो ठीक है।